This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अच्छा जी, हमने अभी तक जो बात की थी वो क्या थी? वो हमने डिप्रिसिएशन को स्टार्ट किया था और इसको एड्रेस किया था। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं कि अगर डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो है उसके ऊपर बात की जाए तो वो बेसिक क्या क्वेश्चंस हैं जिसका हमें पता होना चाहिए। तो पहली जो चीज़ उसमें थी हमारी, वो थी डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। नंबर वन, पहली बात ये थी हमने कहा कि डिप्रिसिएशन मेथड क्या होगा। पहली बात हमने ये की। दूसरी बात हमने ये की कि इनिशियल अलाउंस क्या हर एसेट के ऊपर मिलेगा। ठीक। फिर हमने कहा कि जब एसेट को परचेज करेंगे इन द ईयर ऑफ परचेज क्या फुल डिप्रिसिएशन मिलेगी। फिर हमने कहा इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल क्या फुल डिप्रिसिएशन मिलेगी। राइट। और जब एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है, डिप्रिसिएबल एसेट की जब डिस्पोजल होगी तो क्या हो। इसके हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन जो थे उसको हमने एड्रेस किया। हमने कहा कि जो डिप्रिसिएशन होगी वो कौन सा मेथड होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये हम यूज करेंगे हर एसेट के लिए, किसी एसेट के लिए भी हम कोई और मेथड यूज नहीं करेंगे। इनिशियल अलाउंस जो मिलेगा वो सिर्फ एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर मिलेगा। ये एसेट्स कौन से होते हैं ये हम सेक्शन 21 के अंदर डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, 23 के अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एसेट। फिर इसके डिप्रिसिएशन के जो रेट्स होंगे वो रेट्स डिप्रिसिएशन के और दूसरे कहाँ पर होंगे, वो हमारे थर्ड शेड्यूल में होंगे। ठीक है ये। फिर हमने कहा कि क्या जब एसेट को परचेज करेंगे क्या फुल डिप्रिसिएशन मिलेगी, तो हमने कहा नहीं, हमें कितनी मिलेगी, 50% डिप्रिसिएशन जो है, जो भी उस एसेट का रेट है उसका 50% मिलेगा। जब एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उस साल भी 50% हमें उसकी डिप्रिसिएशन मिलेगी। और उसके बाद हमने कहा जब एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो क्या होगा, उसका गेन कैलकुलेट होगा। वो गेन कैसे कैलकुलेट होगा, उसकी सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू जो है वो लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एग्जाम के अंदर हमें अकाउंटिंग गेन भी गिवन हो तो वो कैसे होगा, अकाउंटिंग गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन होगी। तो ये हमारा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो गेन या लॉस होगा इसकी एडजस्टमेंट डालेंगे और इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे उसके अंदर। बेसिक चीजें थी। और एक हमने उसकी इलस्ट्रेशन, ये हमारा एक बेसिक भी की। और अब जो है हम उस डिस्कस करेंगे कि हमें लॉ उसके रिगार्डिंग क्या चीज आज टेक्स्ट को डिस्कस वो गाइड करता है, क्या बताता है। ठीक है जी। ये
हमने समरी उसकी डिस्कस कर ली थी, अगर आपको याद हो। तो आज का उसको देखते हैं। सबसे पहली बात कि डिप्रिसिएशन का जो सब सेक्शन 1 है, हम सेक्शन 22 को स्टार्ट करने लगे। कहता है सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन अ पर्सन विल बी अलाउड ऑफ द पर्सन, जो पर्सन का डिप्रिसिएबल एसेट मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ने डिप्रिसिएबल एसेट को कैसे डिफाइन किया। तो वो कहता है एसेट मींस प्रॉपर्टी, डिप्रिसिएबल कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन अनइम्प्रूव्ड लैंड। ये क्या होती है? अनइम्प्रूव्ड लैंड कहते हैं, प्लॉट को अनइम्प्रूव्ड लैंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्रूव्ड लैंड भी होगी, बिल्कुल होगी। कौन सी होगी, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, जैसे ब्रिज है, ये देख रहे हैं, ये जो आपको ब्रिज नजर आ रहे हैं ना इस वक्त, ये सारे इसको बोलते हैं इम्प्रूव्ड लैंड। अब ये बिल्डिंग नहीं है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर, ये क्या है? इम्प्रूव्ड लैंड कहते हैं इसको। ये बात समझ आ रही है आपको? ये इम्प्रूव्ड लैंड है। इसी तरह के पार्क हो गए, लैंड है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर फेंस लगी हुई है, जंगला बना हुआ है, दरख्त लगे हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं। ये अब ये बिल्डिंग नहीं है, लेकिन इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इम्प्रूव्ड लैंड कहते हैं। क्योंकि ये जो आपको फेंस नजर आ रही है, ये रोड नजर आ रही है, ये डिप्रिसिएट होती है, ये टूट फूट का शिकार होती है। तो इसको क्या करना पड़ता है फिर हमें? इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ती है। तो ये चीज हमारे सामने एक ये आ गई। अच्छा जी, उसके और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट मैंने आपको बता दिया क्या है? ओन्ड बाय अ पर्सन, यहाँ पर ओनरशिप का होना लाजमी है। अब ओनरशिप से क्या मुराद है? कि लाजमी है कि आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड ही हो? नॉट नेसेसरली। वो हो सकता है कि वो एसेट जो है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो क्या हो सकता है आपका, कि वो एसेट जो है वो उसको क्या कहते हैं, बेनिफिशियल ओनरशिप भी आपके नाम हो सकती है। जैसे किसी शख्स की विरासत में उसको कोई चीज मिल गई, लेकिन अभी ट्रांसफर नहीं हुई, तो उसको हम कौन सी ओनरशिप ही। अगली बात है नॉर्मल हैज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर। ये भी शर्त है उसकी, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, क्या कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं किसी एक साल से ज्यादा हो, दूसरे के लिए 1 साल से कम? मशीन होती है ना, ये ड्रिल मशीन जो होती है आपकी, कुछ लोगों के लिए तो इसकी लाइफ जो है वो कई साल होती है, 5 साल, 6 साल, 10 साल चलती है, ये जैसे है। लेकिन कुछ ड्रिल मशीन साल चलती है, ऐसे है। लेकिन कुछ ड्रिल ऐसी होती है जो जमीन के नीचे जाके ड्रिलिंग करती हैं, ऑयल एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी होती है ना, ऑयल एक्सट्रैक्ट है, ये इनकी लाइफ बाज बात 1 साल से भी कम होती है, क्योंकि इन्होंने पहाड़ों में सुराख करने होते हैं। तो इसलिए ये कंपनी जो है उसकी ये शर्त पूरी होनी चाहिए कि उसकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा है। इज लाइकली टू लूज वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर एंड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस कहते हैं चीज का खत्म हो जाना, उसकी टेक्नोलॉजी का खत्म हो जाना। जैसे आज अगर 486 कंप्यूटर को देखेंगे तो शायद कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। मुझे याद है कि मैंने 60,000 का वो परचेज किया था, तो अब तो नजर ही नहीं आता, तो ऑब्सलीट हो गया, खत्म हो गया वो। इज यूज होली और पार्टी बाय द पर्सन इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। और वो किसके लिए यूज हो रहा है? बिजनेस इनकम के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल करूं
क्या गाड़ी जो है ये डिप्रिसिएबल एसेट है? मेरा सवाल ये है, क्या कार डिप्रिसिएबल एसेट है? यस सर। जी, क्या गाड़ी मेरा क्वेश्चन ये है, क्या गाड़ी डिप्रिसिएबल एसेट है कि नहीं है? सवाल ये। जी सर, डिप्रिशिएबल एसेट। जी बेटा, नहीं हो सकती, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यही तो मिस्टेक है। मेरी जो गाड़ी है ये डिप्रिसिएबल एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रही। तो इसकी ये कंडीशन का पूरा होना लाजमी है कि वो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही हो। हर कार डिप्रिसिएबल एसेट नहीं है, सिर्फ वो वाली कार जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है वो डिप्रिसिएबल है। क्या मेरा घर डिप्रिसिएबल है? द आंसर इज नो। क्या मेरा ऑफिस डिप्रिसिएबल है? द आंसर इज यस। डिक्शनरी मीनिंग में दोनों डिप्रिसिएट हो रहे हैं, लेकिन उसका बिजनेस में इस्तेमाल होना लाजमी है। ये बात जहन में रखिए आप कि उसका बिजनेस में इस्तेमाल होना लाजमी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, वो बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स है। अगर कोई बिजनेस आपका चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं है तो डिप्रिसिएशन आपने किस चीज की लेनी है? इसकी एक क्लैरिफिकेशन आगे आ चुकी हुई है। But shall not include any tangible movable property, immovable property, structural improvement to property in relation to which a deduction has been allowed under other section। यानी इस ऑर्डिनेंस में अगर आपने उसकी डिडक्शन माइनस कर ली हुई है तो दोबारा उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन, क्या एग्जांपल है उसकी? उसकी एग्जांपल है आपके अरे रैंप अभी लास्ट आएगा 30 सेकंड्स आपकी आवाज नहीं आई सर। हमारा। हाँ जी, सर लास्ट 30 सेकंड्स आपकी आवाज नहीं मैं आई। कुछ देर खामोश भी रहा हूँ दरमियान में ना। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैं ये बात कर रहा था कि हर एसेट जो है वो डिप्रिसिएबल एसेट नहीं होता, उसके लिए उसका बिजनेस में इस्तेमाल होना लाजमी है। अगर कोई एसेट ज़ाहरी तौर पे उसमें ऑब्सोलेंस हो रही है, ज़ाहरी तौर पर उसमें वियर एंड टियर हो रही है, लेकिन वो जो है वो उसकी सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन, वो बिजनेस में यूज नहीं हो रहा तो उसको हम डिप्रिसिएबल एसेट नहीं कहेंगे। जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो हमारे लिए डिप्रिसिएबल एसेट्स नहीं होते। तो पर्सनल एसेट्स। अगली बात ये है कि क्या हर एसेट डिप्रिसिएबल एसेट होता है या नहीं होता? द आंसर इज नो। सॉरी, अगली बात ये हम करने जा रहे हैं, जो मैंने इसको हाईलाइट किया कि भाई जो अगली ये चीज जो मैंने हाईलाइट किया आपके सामने कि अगर कोई एसेट ऑलरेडी उसके ऊपर आप सारी की सारी डिडक्शन ले चुके हुए हैं कहीं पर, या उसको किसी जगह से माइनस कर चुके हुए हैं, उस पर अब डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लॉ के अंदर जो चीज एक दफा माइनस हो जाए वो दोबारा माइनस नहीं होगी, और जो इनकम एक दफा टैक्स हो गई वो दोबारा इनकम टैक्स नहीं होगी। ये एक बेसिक रूल है, एक्सेप्ट डिविडेंड, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। अब उसकी एग्जांपल क्या है? जैसे रैंप होता है, आप देखिएगा, ये आपको रैंप नजर आ रहा है यहाँ पे। ये देखिएगा, ये रैंप है ना, ये क्या लिखा हुआ है? रैंप बिल्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज नॉट एक्सीडिंग 250,000 ईच। अगर किसी बिजनेस के अंदर आपने रैंप रैंप क्या होता है? मैं आपको ये भी तस्वीर दिखाता हूँ। रैंप फॉर डिसेबल पर्सन, आज आपको मैं नेट की भी सैर करवाता हूँ साथ साथ। ये देख रहे हैं रैंप बना हुआ है, ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसको रैंप कहते हैं। ये हैंडीकैप्स के लिए बाज बात तो उन्होंने, ये देखें ये नजर आ रहा है, इन्होंने हमारे मुल्क में तो इतना रुझान नहीं है, बाहर जो है वो बिल्डिंग्स के अंदर हैंडीकैप्स के लिए लाजमी आपको ये रैंप बनाना पड़ता है, ये जो आपको नजर आ रहा है।
तो अगर आपने ये रैम बनाया हुआ है तो उसकी आपको डिप्रिसिएशन कितनी मिलेगी? 100%। लेकिन उसकी वैल्यू जो है लिखा हुआ है विद नॉट एक्सीडिंग 250,000, 2.5 लाख से एक्सीड ना करे। अगर 2.5 लाख से, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो हमारा रैंप जो है वो 2.5 लाख तक है तो हमें उसकी डिप्रिसिएशन मिल जाएगी। अच्छा, पहले मैं आपको आई कैप का इसका ट्रीटमेंट बता दूं। आई कैप ने क्या किया कि उसने कहा जी उसने 2 रैंप्स बनाए हैं, 2 रैंप बनाए, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपया। ठीक है। अच्छा, अब 6 लाख रुपए के अगर 2 रैम्प्स हैं, अब हमें नहीं पता एक कितने का है, तो आई कैप ने अज्यूम किया कि ये जो एक रैम्प है ये कितने का है? 3 लाख रुपए का। तो हमें कितनी उसने कहा अलाउ है? वो है 2.5 लाख रुपया, 250,000। ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा, आई कैप ने क्या किया कि उसने कहा कि ये 5-6 लाख है, उसने 6 लाख को ऐड कर दिया डिसअलाउ करके। ठीक है, 600,000 को ऐड कर दिया और उसने लेस कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 5 लाख। उसने कहा जी ये मैक्सिमम 5 लाख तक अलाउ है। अब सुनिएगा, खालिद साहब का व्यू क्या है? खालिद साहब ये कहते हैं यहाँ लॉ ने इसको डिस अलाउ नहीं किया। ये बात आपने गौर से सुनी। वो कहते हैं कि लॉ ने इसको डिस अलाउ नहीं किया। उसने कहा अगर रैम की कॉस्ट 2.5 लाख रुपए तक है, 250,000 तक, तो फिर आप उसको 100% क्या कर लें? डिप्रिसिएशन इसी साल चार्ज कर लें। तो जाहिर बात है दोबारा उस पर डिप्रिसिएशन पे चार्ज नहीं होएगी। ठीक है ना, क्योंकि 100% हो गया। लेकिन खालिद साहब ये कहते हैं कि अगर ये 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर डिस अलाउ नहीं होगा। आप इसको बिल्डिंग का हिस्सा बना लें और इसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना, इसको बिल्डिंग का हिस्सा ही रहने दें। उनका ये point of view है। अच्छा, अब करें क्या? सवाल ये है कि करें क्या। मेरा ये ख्याल है कि हमें फिलहाल तो पेपर पास करना है, तो हमें आई कैप की इस अप्रोच को फॉलो फिलहाल कर लेना चाहिए कि हम कहें कि उसकी मैक्सिमम, और साथ रेफरेंस कोड कर देना चाहिए कि आई कैप ने कहा हुआ है। उसके मतलब तो हम क्या करेंगे कि जो रैंप अगर एग्जाम में आएगा बिल्डिंग का हिस्सा, तो हम उसकी मैक्सिमम कॉस्ट को 2.5 लाख रुपए लेके टोटल का टोटल उसमें से माइनस कर दें। तो ये था जी हमारा सब सेक्शन 1 of 22। इसको कैसे लिखेंगे? अगर रेफरेंस देना होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, 22(1) ऐसे लिखेंगे, इसका ये रेफरेंस होगा इसका। ठीक है जी, चलते हैं जी आगे। आगे आगे जी, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन द डिप्रिसिएशन reduction for a year shall be computed by applying the specified rate। ये जो स्पेसिफाइड आपको रेट्स नजर आ रहे हैं इनको अप्लाई करेंगे अगेंस्ट द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यानी पूरे साल की डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने एसेट 3 जनवरी को परचेज किया, 10 को किया, जब भी परचेज किया उसके ऊपर पूरे साल की डिप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। रेट्स कितने हैं? बाज़ औक़ात आपको रेट्स मिल जाएंगे, बाज़ औक़ात आपको रेट्स मिल जाएंगे और बाज़ औक़ात एग्जाम में आपको रेट्स नहीं मिलेंगे। रेट्स को याद करना आसान है। देखिए, 30% किसका रेट है? कंप्यूटर और आईटी इक्विपमेंट्स का, ये याद कर लें। बिल्डिंग का रेट कितना है? 10%, बाकी सबका 15%। तो 3 रेट्स ये आपने डिप्रिसिएशन के याद कर लेने हैं। अब आ गई ये इस साल की अमेंडमेंट है जिसको अब मैं हाईलाइट करने लगा हूं। वो ये है 50% of the above rate shall be used for normal depreciation on the asset acquired during the tax year on full year basis। ठीक है, लेकिन ये जाहिर बात है कि ये अमेंडमेंट कब आई है? 1 जुलाई 2020 में, तो हमारे लिए एप्लीकेबल है। अगर एग्जामिनर हमें क्वेश्चन देगा तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो इसी साल परचेज किया और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं टैक्स ईयर 2021 की, तो हम उसकी 50% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट बाय द इनिशियल अलाउंस।
उसमें से इनिशियल अलाउंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या फर्स्ट ईयर अलाउंस और एक्सीलरेटेड अलाउंस। ये क्या चीजें हैं? देखिए जैसे आम बिजनेस को इनिशियल अलाउंस मिलते हैं ना, इसी तरह लॉ ने कुछ बिजनेसेस के लिए उसी का नाम फर्स्ट ईयर अलाउंस रखा हुआ है और एक्सीलरेटेड अलाउंस रखा हुआ है, और उनका रेट कितना है, 90% या 100%, 90% या 100% है इनिशियल अलाउंस का रेट, यानी इनिशियल अलाउंस ही इतना ज्यादा उसके ऊपर गिरा हुआ है। वो है आगे आप देखेंगे सेक्शन 23A और सेक्शन 23B, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन कभी एग्जाम में नहीं आया। However, where a depreciable asset is used for the first time in the tax year 2020 or onward, then normal depreciation equal to 50% of the above rate shall be allowed in the year of disposal। तो उस एसेट के ऊपर जो है हमें क्या होगी, ये देखिएगा ध्यान से जरा, कि वो एसेट्स जो हमारे पास यूज हो रहे हैं, where depreciation is used for the first time in the tax year 2021 or onward, then normal depreciation equal to 50% of the above rate shall be allowed in the year of disposal। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर हमारे क्वेश्चन आए, ये बात ध्यान से सुनिए आपने मेरी बड़े गौर से, हमारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए और वो कहे कि उसने आज से 4 साल पहले एसेट खरीदा हुआ था और इस साल डिस्पोज ऑफ किया, तो फिर आपने उस साल कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। क्योंकि वो एसेट 2021 में नहीं खरीदा गया, उससे पहले था, तो वो तमाम एसेट जो 2021 से पहले खरीदे गए उनके ऊपर आपको कोई डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट जरा ध्यान से आपने एग्जाम के अंदर इसको नोट करना है, ठीक है, वही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जी हमारे पास क्वेश्चन आ गया, देखिएगा, कहता जी प्लीज कंप्यूट द टैक्स डिप्रिसिएशन फॉर आलू लिमिटेड फॉर द टैक्स ईयर 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। इसकी हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। जिसको कॉपी करते हैं एक्सेल के अंदर, इसको लेकर जाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कॉपी नहीं हुआ, चले इसको देख लेते हैं। फॉर टैक्स ईयर बिल्डिंग है और प्लांट है, और ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या लिखा हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू लिखा हुआ है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू से क्या मुराद है, ये एसेट चलता आ रहा है, ये पीछे से चलता आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर। और बिल्डिंग का रेट क्या होगा, हम ये करते हैं इसके ऊपर, बिल्डिंग हमारे पास कितने की थी। अच्छा 5 million एग्जाम का। में आपने क्या करना है, मैं आपको कंट्रोल एक्स में इसको करता हूँ, आपने एसेट को इधर लिखा करें, ठीक है, और इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है ऐसे बनाया करें ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 लाख 50 लाख, और इसकी वैल्यू आ गई 30 लाख। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, तो डिप्रिसिएशन का बिल्डिंग का रेट क्या है, 10%, 10%। और इसका रेट कितना है 15%, आईटी के इक्विपमेंट्स का 15%। या ठीक है, तो डिप्रिसिएशन कितनी आएगी, दिस इंटू दिस 10, ये आ गई, और इसके ऊपर 15%, तो आपकी टोटल इस साल की जो डिप्रिसिएशन आ गई वो आ गई 950,000। ठीक है जी, ये हमारे पहले क्वेश्चन का ये आंसर हमारे पास ये आ गया। ये जी मैं कॉपी करके इसको इधर कर देता हूँ, साथ में सर कोशिश करता हूँ कि आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। 2 लाख। जी जी, बेटा क्या कह रहे हैं, 2 लाख 50,000 का। 2 लाख 50,000 का, 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 2 लाख 50,0
सर मैं ये कह रहा था कि आगे कंप्यूटर्स भी है 2 लाख। आगे कंप्यूटर भी है? जी जी सर। आपने बताया नहीं मुझे कंप्यूटर भी है आपके पास। नहीं जी, ये हमारे पास कंप्यूटर भी है जी, 20 लाख रुपए का, ये भी कर लेते। तो ये आ गया जी हमारे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर है जी 20 लाख रुपए का, उसका रेट कितना है? 15% इधर। 30%। ठीक है, कंप्यूटर का 30%। तो हमारा टोटल कितना हो गया? ये हमारी डिप्रिसिएशन आ जाएगी 15,50,000। ठीक है, ये देखिए अभी व्हाट्सएप चल गया, चलो तो ये आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारी इलस्ट्रेशन क्या थी, नंबर क्या था बेटा इसका? इलस्ट्रेशन थी, 20 क्वेश्चन था हमारा 22 1 2.1। सबसेक्शन 1। रेफरेंस दे दूँ, क्वेश्चन 22.1 था, उसका आंसर ये मैंने साथ में आपको कॉपी करके ये भेज देता हूँ। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितनी आ गई हमारी? ये आंसर आ गया, दिस इज दी आंसर। एक्सपेंस हम इसको कहेंगे एक्सपेंस फॉर द पीरियड, एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये आंसर आ गया, इसको हम कलर कर देते हैं ये वाला, ताकि पता चल जाए। इस तरह से ये कॉपी किया, ये मैंने आपको ये जाके नहीं, ये आपका मैंने इसे पेस्ट कर दिया और ये आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे पास दूसरी इलस्ट्रेशन, उसमें इसको जरा सॉल्व कीजिएगा। This conference will now be recorded. अच्छा जी, अब देखते हैं कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका क्या आंसर आता है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये है। चलिए जी, दोबारा चलते हैं एक्सेल के ऊपर। हमने एसेट को कैसे एग्जाम में करना है, बिल्कुल इस तरह से लिखना है। ये हमारी आ गई इलस्ट्रेशन नंबर 2। बिल्डिंग हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू है जी 5 मिलियन की, और फर्नीचर है हमारे पास 5 लाख। ठीक है, और ये हमारे पास इसके अलावा कोई और एसेट नहीं। ठीक है, 2 एसेट है, इनके डिप्रिसिएशन रेट ये है। अच्छा, आप एग्जाम में ये भी काम कर सकते हैं कि आप इसका जो डिप्रिसिएशन रेट है वो आप टॉप पे भी लिख सकते हैं। बेहतर यही है कि टॉप पे ही लिखें। तो यहाँ लिख दें डिप्रिसिएशन रेट। अगर खाली आपने डीईपी लिखना है तो फिर 7 डॉट लगाना है। ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, तो डिप्रिसिएशन इसकी कितनी आ गई हमारे पास फॉर द ईयर। अच्छा, अभी क्या करना है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन के अंदर एडिशन डिलीशन गिवन हो तो पहले एडिशन डिलीशन करनी है। क्या कहा मैंने? अगर क्वेश्चन में हमारे पास जो फिक्स एसेट्स हैं उनमें एडिशन और डिलीशन भी गिवन हो तो पहले आपने क्या करना है, एडिशन करनी है। या डिलीशन है तो डिलीशन करनी है साथ। तो एडिशन 1 कितनी है जी मिलियन है इसकी? सर 1 इसकी। मिलियन की, 2 लाख इसकी। और इसकी है हमारी 200,000 की। तो आपने यहाँ इसका टोटल करना है एग्जाम में। ठीक है, तो इसके अंदर आपने सिंगल लाइन लगानी है। मैं जरा इसको प्रॉपर तरीके से आपके साथ करता जाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसके ऊपर भी एक लाइन लगानी है और नीचे भी एक लाइन लगानी। ये हमारी हो गई जो वैल्यू। अगर इसमें से इनिशियल अलाउंस माइनस होता हुआ तो वो माइनस करेंगे। इन दोनों के ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं होना, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद कि क्यों नहीं होना। इसकी भी वजह बताते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है वो हमारे उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। अच्छा, अब देखिएगा, अब ये आ गई, चूंकि इनिशियल लॉस नहीं है तो यही हमारे रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। तो इसके ऊपर हम अब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, करेंगे
ये आगे डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो कैसे चार्ज करेंगे? 60 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ, तो 6 लाख आ गया। और इसी तरह आप इसकी भी फर्नीचर के ऊपर चार्ज करेंगे तो टोटल एक्सपेंस आ गया हमारा 7,05,000 रुपए, 705। क्यों जी, ये आपका आंसर ठीक था? सर जी मैंने तो आप इनिशियल लॉस डिप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, टैक्स डिप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। नहीं, इनिशियल लॉस नहीं है बेटा इन दोनों में। सर ये जो एडिशंस हैं वो तो फॉर द ईयर इनिशियल हैं, लॉस खत्म हो गया। साल की हैं, तो सर वो पूरा आएगा उस पे डेप्रिसिएशन 50% नहीं इनिशियल देंगे लॉस सर उस किसके पे? ऊपर है? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं सॉरी, मैं अज्यूम कर गया हूँ, गलत कर गया हूँ। मैं अज्यूम कर गया हूँ कि ये हमारा 2021 नहीं है, वो मेरे देह में पिछली ही चीज है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, अलग करना पड़ेगा इसको, हमें अलग करना पड़ेगा, को हमें अलग। ये जो हमारा एसेट है इसके ऊपर तो हम 10% चार्ज नहीं कर सकते। हमें इसकी जो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगी, देखिएगा। पहले हम करेंगे 500 जो है उसका 10%, ठीक है। फिर हम इसमें करेंगे न्यू जो एसेट है उनकी हम अलग से करेंगे। वो कितनी होगी? 1 मिलियन इंटू 10% डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हमारी तो नए एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन आ गई वो ये वाली, तो टोटल जो डिप्रिसिएशन आ रही है वो 640 आनी चाहिए। जो कंप्यूटर मुझे बता रहा है 640 आनी चाहिए, तो ये ये सर आंसर ये ठीक हमारा है। ठीक है। अब हमारा जो आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए, ये आ जाएगी टैक्स डिप्रिसिएशन, ये आंसर आएगा। एग्री? तो नए के सर ऊपर सर कितना एक आपने मिलेगा अभी जो हमें? नो डेप्रिसिएशन का पॉइंट बताया सर वो भी दोबारा 50%, ठीक था। 50%। हाँ जी, पीछे आपने एक नो डेप्रिसिएशन का पॉइंट बताया सर, वो समझ नहीं आया, वो किस पे लेना है? नो डिप्रिसिएशन का depreciation- हाँ मैं बताता हूँ आपको। वो मैंने ये बात बताई है, पहले ये चीज समझ आ गई आपको? यस सर। चले, ये आंसर मैं आपको कॉपी कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, कॉपी कर देता हूँ आपके WhatsApp के अंदर, ताकि आपको तमाम खबरों से आप बाखबर रहें। ये मैं इस पर एक और चीज़ लिखनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए कि जो ओल्ड एसेट्स हैं उनके ऊपर 100% डिप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। हंड्रेड परसेंट डिप्रिसिएशन एक नया कॉलम बना देते हैं ताकि ये भी बात क्लियर हो जाए 100% डिप्रिसिएशन से क्या मुराद है। ऑब्लिक 15%, और 50% से क्या मुराद है? 5%, ऑब्लिक 7.5% मिलेगी न्यू एसेट्स के ऊपर। चलिए, अब मेरा ख्याल ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो गई। ये कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। चलो, अच्छा मैं ये बता रहा था इसमें कि इन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि सर अभी किस एसेट पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। देखें, अगर हमारे पास, मैं इसी को अगर एग्जांपल लूं, ये हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं 2021 की, टैक्स 2021 की। अज्यूम करें कि हमारे पास इस वक्त टैक्स ईयर ये है 2020। अगर हमें एग्जाम में ये कहा जाए कि ये जो हमारे पास फर्नीचर है 5 लाख का, इसमें से 1 लाख का, तो चूंकि हम ये पिछले सालों से चलता आ रहा है, ये ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है मेरी, ये ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास,
वैल्यू है मेरी, तो यहाँ यही समझ आ रही है कि ये जो फर्नीचर बेचा गया 2021 से पहले का खरीदा गया है। वो तमाम एसेट जो 2021 से पहले खरीदे जाएंगे और 2021 या उसके बाद बेचे जाएंगे, तो जिस साल उनकी डिस्पोजल होगी उस साल डिप्रिसिएशन नहीं ली जाएगी, ये मैंने कहा। तो अगर हमें एग्जाम में ये बता दिया जाए कि ये एसेट पीछे से चलते आ रहे हैं, तो उनके ऊपर हम फिर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, तो उनके ऊपर हम फिर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे। ये बात थी, अब क्लियर होगी आपको बात? सर लेकिन वो तो था कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी 50% डेप्रिसिएशन जी आएगी। ठीक है जी, चलते हैं जी आगे। वो स्पेसिफिकली उन एसेट्स के लिए जो इस साल, देखें ये रूल कब से अप्लाई हो रहा है, ये जरा इस बात को जरा समझने की कोशिश करें कि ये रूल एप्लीकेबल कब है 50% वाला। वेयर एसेट, ये देखिएगा, वेयर एसेट इज कमीशन्ड, ये लिखा हुआ है, ये को हाईलाइट कर दूं क्योंकि आप सामने नहीं है। Where the asset is commissioned for use on or after this, उसके ऊपर ये 50% का रूल है। अगली, however, used for the first time in tax year 2021 or onward, then normal equal to 50% of the above rate shall allowed in the tax year of disposal। तो ये दोनों रूल किसके लिए है? वो जो इस साल के लिए है, तो एसेट इससे पीछे से आ रहा है तो इस साल डिस्पोज ऑफ किया जाएगा तो उसके ऊपर कोई डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी। ये बात, वो कहाँ लिखा हुआ है? वो पिछले कानून में लिखा हुआ है। ये बात है, वो कहाँ लिखा हुआ है? वो पिछले कानून में लिखा हुआ है। वो कहाँ लिखा हुआ है? वो पिछले कानून में लिखा हुआ है, उसी की एप्लीकेशन होगी। अगर आप टैक्स ईयर 2020 जो 2009 पर लिखी हुई है, तो इसलिए किताब में वो बात इस वक्त मौजूद नहीं है। अब समझ आई बात की? ये बात बता चले जी। अब हम चलते हैं इनिशियल अलाउंस के ऊपर। ये इनिशियल अलाउंस क्या है? सेक्शन 21 एक तरह का बेनिफिट है। ये जिस साल इन्वेस्टमेंट है 21 एक तरह का बेनिफिट है। इन्वेस्ट ना, उस साल आपको एक अलाउंस दिया जाता है ताकि आपके ऊपर बर्डन कम हो जाए। अच्छा जी, कहते जी ये डेफिनेशन एग्जाम में आ चुकी हुई है कि डिप्रिसिबल एसेट किसको कहते हैं? दिस इज एन एलिजिबल डिप्रिसिबल एसेट इनटू सर्विस इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम in a tax year shall be allowed a deduction for initial allowance। इसका रेट क्या है फिलहाल? 25%। अच्छा, ये मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एसेट, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर हमें इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। ये लिंक आज मैं तो आरा सुन लीजिएगा, तो फिर आप सुन लीजिएगा। When the asset is used by the person for the purpose of his business for the first time, or the tax year in which commercial production is of his business for the first time, or the tax year is commenced, साल में यूज हो और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो, विच एवर इज लेटर, उस साल ये मिलेगा। अब दोबारा इसी के ऊपर, अच्छा, एक होती है आपकी ट्रायल प्रोडक्शन और एक होती है कमर्शियल प्रोडक्शन। इनमें पहले फर्क सुनिएगा कि दोनों में फर्क क्या है। ये लफ्ज क्या है? कमर्शियल प्रोडक्शन और ट्रायल प्रोडक्शन। ट्रायल प्रोडक्शन क्या होती है कि आपने कोई प्लांट लगाया और आप चेक करना चाहते हैं कि ये ठीक भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मसलन मैं आपको एम्ब्रॉयडरी की मिसाल दूं। एम्ब्रॉयडरी मशीन, यहाँ हम देखते हैं नेट के ऊपर कि एम्ब्रॉयडरी मशीन, हम कंप्यूटर साहब से कहते हैं जी हमें एम्ब्रॉयडरी मशीन दिखाएं ताकि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो है वो भी देख लें। सर जी यकीन माने एक बात करूं, ये छोटी मशीनें हैं, मैं बड़ी कोई मशीन देखना चाह रहा हूँ। ये जी जी सर जी जब हम ऑनलाइन में लेक्चर लेते हैं ना, जी जिस जी चीजों का हमें नहीं भी पता होता ना, तो आपसे हमें पता चल जाता है कि ये चीजें।
इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना, चीजें देखने से इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा होता है। मैं इसीलिए जानबूझ के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे जिंदगी क्या है, क्या सर होती लेकिन है। सुबह सवेरे दिखता नहीं है कुछ। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हाँ जी जी। सर सुबह सवेरे दिखता नहीं है कुछ, इतनी सुबह सुबह। नहीं नहीं, आप क्लास को लीव कर जाए, मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी आज, तो लीव कर जाए, मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी आज। सर फिर आपने पहले बताना था, अब तो घंटा पूरा तो गुजर गया है। This conference will now be recorded. अच्छा, ये देखिएगा कि ये जो मशीन आपको नजर आ रही है ना, तो चूंकि हमने ऑडिट में और अपने काम के अंदर इन चीज़ों को देखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि जब नई मशीन आती है ना, तो ये नहीं करते कि उसके ऊपर जनाब 100 सूट बनाने के लिए डाल दिया एम्ब्रॉयडरी के लिए, तो वो तो कोई और रंग डाल देगा, कभी धागे तोड़ेगा। तो इसके ऊपर देखिए कितने हेड्स लगे हुए हैं। इन तमाम हेड्स के ऊपर वो क्या करते हैं कि पहले एक कपड़ा निकालते हैं, सेटिंग होती है, ये देखें पीछे कंप्यूटर लगा हुआ है, इसके स्टिचेस को सेट करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो चलते चलते कभी ऑयल आ रहा है, तो शुरू शुरू में जब इसको ग्रीस देते हैं ना या ऑयलिंग करते हैं, तो वो कपड़े के ऊपर निशान पड़ रहे होते हैं, फिर सफाई करते हैं। तो एक वक्त आता है कि जब वो मास्टर होता है ना, वो आके क्या कहता है कि ले जी, अब जो है ना मेरे मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, अब आप इसके ऊपर काम शुरू करें। तो वो जितना वो उसके ऊपर एक्सपेंस आ रहा होता है ना, वो कपड़ा जाया हो रहा होता है, धागे लग रहे होते हैं उसके ऊपर, बिजली चल रही होती है, उसको कहते हैं ट्रायल प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसने आगे ये वर्ड यूज होना है, इसको कहते हैं ट्रायल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन यानी बेचने के लिए, ये जो ट्रायल प्रोडक्शन होती है सेल के लिए नहीं होती नॉर्मली, कमर्शियल प्रोडक्शन सेल के लिए होती है। मसलन आपका ट्रायल प्रोडक्शन के ऊपर 2 लाख रुपया लग गया उसको स्टार्ट करते करते, ठीक है, ये कॉस्ट होती है इसकी, और आपने उसको किसी को बेच भी दिया, कोई साहब आए, उन्होंने कहा यार ये मुझे दे दे, धागे उल्टे सीधे लगे हुए, उसने कहा जी मैं फिर भी इसको यूज कर लूंगा, डोंट वरी, मुझे कोई इसमें मसला नहीं है। तो आपने उसको 25,000 रुपए की सारी चीज बेच दी, तो आपकी नेट जो ट्रायल प्रोडक्शन होगी वो कितनी आ गई? 1,75,000 रुपया। ये आपकी कॉस्ट आई है इसके ऊपर। इसका क्या करेंगे ये हम आगे जाके सेक्शन 25 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमें बताएगा कि इसका हमने क्या करना है। कमर्शियल प्रोडक्शन तो जाहिर बात है कि आपकी वो प्रोडक्शन शुरू हो गई, वो तो हमारी कॉस्ट का नॉर्मल हिस्सा बनेगी। अच्छा, अब देखिएगा, मैं एक अज्यूम करता हूं कि हमारा महीना है जुलाई का, जुलाई 2020, ये क्या हो गया, जुलाई 2020। अगर मैंने प्लांट यहाँ परचेज किया तो मुझे इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिलेगा या नहीं? ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैंने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी? मैं कहता हूँ यस, मैंने इसी महीने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। ठीक है, ट्रायल प्रोडक्शन भी हो गई और कमर्शियल प्रोडक्शन भी मैंने इसी महीने में स्टार्ट कर दी, ठीक हो गया। लेकिन ये पॉसिबल है कि ये प्लांट क्या हुआ कि मैंने पिछले साल जून में खरीदा था, ठीक है, जून 2020 में परचेज किया था, ये इधर मैंने प्लांट लिया हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैंने इसी महीने में, जून में, इसकी इनिशियल जो था, मुझे इनिशियल अलाउंस मिलेगा या नहीं? उसका आंसर कैसे मिलेगा? क्या मैंने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की या नहीं की? अगर मैं कहूं कि मैंने जून के महीने में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, तो मुझे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, और अगर मैंने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी तो मुझे इनिशियल अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है, इफ कमर्शियल प्रोडक्शन इज यस तो मुझे मिल जाएगा। अब अगला सवाल,
कि भी बात ये है कि अगर मैंने प्लांट खरीदा और मेरी जून के महीने में सिर्फ ट्रायल प्रोडक्शन हुई है, मेरी ट्रायल प्रोडक्शन हुई, कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हुई, तो अगला सवाल ये है कि क्या मुझे पिछले साल डिप्रिसिएशन भी मिलेगी कि नहीं? ये क्या मुझे इस साल क्योंकि ये साल तो खत्म हो गया 30 जून को, तो क्या डिप्रिसिएशन मिलेगी? द आंसर इज यस, डिप्रिसिएशन तो मुझे मिलेगी। अगला सवाल, तो क्या ये पेपर में ऐसा केस कभी आया है? आंसर इज नो, ना प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में ना बड़े लेवल के ऊपर ये क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन आपको समझाना था कि ये लॉ ने कहा है कि जब कमर्शियल प्रोडक्शन यूज करेंगे होगी उस वक्त आपको इनिशियल लॉस मिलेगा, प्लस ये एसेट पाकिस्तान में यूज होना चाहिए। ये इसमें इशू था जी हमारा। कहते जी एलिजिबल एसेट, क्या कौन कौन से एसेट एलिजिबल एसेट हैं जी? सर ये जो इनिशियल अलाउंस है सर, ये 2002-1 के बाद नहीं मिलने चाहिए, 2021 के बाद जो हम एसेट खरीदेंगे उस पे? नहीं, ये तो शुरू से चलता आ रहा है, ये तो जब से मैं पढ़ रहा हूँ, सीए कर रहा हूँ, शुरू से चलता आ रहा है। इनिशियल अलाउंस तो हर साल मिल रहा है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आई। सर, आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो जी मैं जी सर, सीन मैं क्रिएट इसकी किया, या बात। वैसे आप जनरल? नहीं, अगर ये वाला सीन है तो जो पहला ये वाला है, मसलन हम कहते हैं ये हमारा ए है और हमारा ये बी है, आप इसकी बात कर रहे हैं? जी जी सर। ये सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बी की कर रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह सर हमने पीछे पढ़ा था कि 2021 के बाद जो हम एसेट वगैरह खरीदेंगे उस पे वो जो आप हमें 50% नहीं वाला नहीं रूल बेटा, समझा। नहीं वो डिप्रिसिएशन का है, मैं अब सेक्शन 23 में आ गया हूँ। वो सिर्फ नहीं डिप्रिसिएशन का था, सेक्शन 22 इज अबाउट डिप्रिसिएशन। इनिशियल अलाउंस के ऊपर 50% रूल अप्लाई नहीं होना, ये तो पूरा मिलना है आपको, जिस साल भी मिलेगा। सर, इनिशियल अलाउंस लेस करते थे तो फिर हमारे पास वो WD आपने एक सवाल कराया था, उसके बाद आपने 50% वाला में करवाया था। अभी करेंगे ना, अभी उसको करके क्लोज करेंगे इसे, चलो ठीक है सर। मैं उसको ठीक है, करवा के क्लोज करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि वो कौन से ऐसे एसेट हैं जिनके ऊपर हमें इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। पहला सवाल, एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट कौन से हैं? तमाम डिप्रिसिएबल एसेट एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं, तमाम एसेट्स एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं। मसलन मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि एक शादी हॉल है, उसके अंदर कुछ लोगों ने जाना है। उस शादी हॉल में पहली बात है कौन जा सकते हैं? तमाम लोग जा सकते हैं। गधा नहीं जा सकता, घोड़ा नहीं जा सकता, कोई जानवर नहीं जा सकता, कोई मशीन नहीं जा सकती, सारे इंसान जा सकते हैं। लेकिन उसमें कहा जाता है कुछ इंसान नहीं जा सकते। कौन? जो नंगा होगा, कपड़े नहीं पहने हुए, वो नहीं जा सकता। पागल नहीं जा सकता अंदर। जिसके पास असला है वो नहीं अंदर जा सकता। जिसके पास शादी कार्ड नहीं है वो नहीं जा सकता। उसकी लिस्ट दे दी जाती है कि ये लोगों का दाखिला मना है, इसके अलावा बाकी सारे लोग जा सकते हैं। तो इसी तरह लॉ ने कहा कि ये वाले वो एसेट हैं जिनके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलना। ये वो एसेट है जिनके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलना, बाकी तमाम के ऊपर मिलेगा। अब चलते हैं, एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस व्हीकल इज प्लाइंग फॉर हायर। इसको छोड़ दें, अनलेस को आप ये देखें, एनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, किसी भी गाड़ी के ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलना। कौन सी गाड़ियां हैं? डायरेक्टर की कार, उसके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। कंपनी के जो गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर। उसकी एक शर्त है कि अगर वो एसेट, दोबारा सुनिएगा, अगर वो एसेट बिजनेस के यूज में है, अप्लाइंग फॉर हायर में है, वो कौन सा है? जैसे डेवो की गाड़ी है, उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिलेगा। डेवो की, डेवो हो गई, और कौन सी चलती हैं गाड़ियां आपकी? उबर है ना? आप उबर पे अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अप्लाइंग फॉर हायर है, डेवो वाले हैं,
और कौन सी है, वह जो भी है, फेसल मूवर। फैसल मूवर वगैरह सारे, ये सारे लोगों को इन गाड़ियों के ऊपर मिलेगा। लेकिन अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर एग्जाम के अंदर आपको कहा जाए तो क्या है, डायरेक्टर ने कार परचेज की, इनिशियल अलाउंस लेंगे नहीं लेंगे, कंपनी की गाड़ी है उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस लेंगे नहीं लेंगे। पहली बात ये कि इनिशियल अलाउंस मिलना सिर्फ एक ही साल है, जिस साल आप खरीदेंगे, बस खत्म, उसके बाद नहीं मिलना। आगे फर्नीचर और फिटिंग्स के ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलना, ठीक हो गया, इनिशियल अलाउंस इसके ऊपर भी आपको नहीं मिलना, कोई भी हो। एनी प्लांट और मशीनरी दैट हैज बीन यूज्ड previously in पाकिस्तान। अच्छा, मेरे मुताबिक सिर्फ एक ही एसेट अभी ऐसा बचा है जिसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिलता है, और वो ये वाला, जिसको मैंने येलो किया हुआ। क्यों क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, यहाँ पर मेरा और खालिद साहब का थोड़ा सा इशू है। वो क्या है, अगर हम थर्ड शेड्यूल को पढ़ें ऑर्डिनेंस का, जो थर्ड शेड्यूल है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके अंदर उसने एक ही इनिशियल अलाउंस का रेट दिया हुआ है, और वो है प्लांट और मशीनरी का, बस बाकी सारे खत्म कर दिए, बिल्डिंग का खत्म कर दिया, किसी का नहीं है, तो उसने रेट ही एक दिया हुआ है। मेरा ये कहना है कि चूंकि थर्ड शेड्यूल के अंदर खत्म हो गया ये वाला प्लांट एंड मशीनरी का, इसका बाकी सब का, तो आज के बाद जो इनिशियल अलाउंस मिलेगा वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर मिलना चाहिए। खालिद साहब ये कहते हैं गाड़ी भी तो मशीनरी है ना, कंप्यूटर भी तो मशीनरी है ना, तो लिहाजा इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिलना चाहिए। ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन, मेरा अपना ये ख्याल। बहरहाल ये फिर कहीं किसी मौके के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने दोनों स्टैंस आपके सामने रख दिए कि थर्ड शेड्यूल के अंदर एक ही रेट गिवन है और उसके आगे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं कहता हूं कि एग्जाम में जिसके आगे प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है और वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूज होगा, उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिलना चाहिए, बाकी किसी के ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। मेरा ये स्टैंस समझ आ गई। फिर कहता है जी एनी प्लांट और मशीनरी इन रिलेशन टू विच अ डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर एनी अदर सेक्शन। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर आपको किसी एसेट के ऊपर किसी पहले ही कोई डिडक्शन मिल चुकी है तो दोबारा इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। ये वही बात है जो डिप्रिसिएशन में भी रिपीट हुई। चलें जी, ये इलस्ट्रेशन करते हैं तीसरी, और उसके बाद हम अपने लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करते हैं। नहीं जी, इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी, और फिर इसको उधर लेके चलते हैं एक्सेल में। चले, मेरा ख्याल है कि एक्सेल में भी इसको प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे ही कर लेते हैं इसको। एक नई शीट बना के यहाँ पर हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 22(3), सेक्शन 22(3) का हमारे पास आ गया। हमारे पास कौन से एसेट्स है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर। बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, कार। प्लांट। अच्छा, मैं प्लांट और मशीनरी अलग है इसमें, और एक कार है सर। और हमारे पास है कार। ठीक हो गया जी, कार भी कर लिया हमने। तो व्यू में जाके इसकी तसल्ली के साथ आप देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इसके डिप्रिसिएशन रेट्स ताकि आसानी रहे। बिल्डिंग का कितना है जी, 10%, 10%, फर्नीचर 15%, कंप्यूटर 30%, प्लांट 15%, मशीनरी 30% और कार 15%।
सॉरी ये भी 15%। ये हमने डिप्रिसिएशन के रेट लिख लिए और ये हमने इसको भी फिलहाल लाइन लगा दी। अब लिखते हैं इसका रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग बैलेंस। आप कोशिश करें ऐसे ही इसको एग्जाम में आप बनाने की कोशिश करें। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? 5 मिलियन। 5 मिलियन। ठीक है जी। और उसके बाद है जी फर्नीचर का 5 लाख, और उसके बाद कंप्यूटर है जी 20 लाख, उसके बाद प्लांट है जी हमारे पास पुराना प्लांट है 20 लाख का, नहीं 70 लाख, और मशीनरी है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी एक ही है। गाड़ी है हमारे पास, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये प्लांट एंड मशीनरी एक ही है ये, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। ये आ गई जी। और इसके बाद हमारे पास है जी कार है जी 25 लाख रुपए की। ठीक हो गया, ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपने एडिशन करनी है और डिलीशन करनी है। इसमें सिर्फ एडिशन है, कोई डिलीशन नहीं है। उसमें क्या है, बिल्डिंग 10 लाख रुपए की, उसके बाद हमारे पास 2 लाख का फर्नीचर है, उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर है 2 लाख का। मशीनरी हम अलग करते हैं, एक पुराना है, वो है हमने पुराना परचेज किया, प्रीवियसली यूज था, और एक और है हमारे पास 10 लाख का जो नया है। मैंने क्यों अलग किया, क्योंकि हमें इस नए के ऊपर मिलना है, पुराने के ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलना। ये यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये ओल्ड है और ये न्यू है, ताकि थोड़ा सा बाइफर्केशन हो जाए। और हमारे पास गाड़ी हमने परचेज नहीं की, ये डैश हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका सम कर लेते हैं। इनका हमने टोटल किया और ये हमारे पास आंसर आ गया जी। तो बिल्डिंग आ गई हमारे पास 60 लाख की, फर्नीचर 22, ये सारा इस तरह से क्लियर हो गया। अब हमने पहले क्या करना है, इनिशियल अलाउंस माइनस करना है, क्योंकि इसमें एक एसेट हमारे पास ऐसा है जिसके ऊपर इनिशियल अलाउंस चलना है। ठीक है, मैं इसका भी कलर और उसका भी कलर सेम कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि किसके ऊपर इनिशियल अलाउंस होना है। इसके ऊपर हमें इनिशियल अलाउंस मिलना है, ये वाला। सिर्फ एक वाहद एसेट ऐसा है मेरे मुताबिक, खालिद साहब तो ये कहते हैं कि हमें इसके ऊपर भी इनिशियल अलाउंस मिलना चाहिए दो, क्योंकि वो कहते हैं ये मशीनरी है तो इसके ऊपर भी मिलना चाहिए। पर हाल मेरा यही है कि हमें सिर्फ, और इनिशियल अलाउंस का रेट कितना है, 25%। तो हम करेंगे माइनस दिस इंटू 25%, तो हमने ये आ गया। जब ये किया तो हमारे पास जो आंसर था वो कितना आ गया, हमारे पास वैल्यू दिस प्लस दिस, तो प्लांट एंड मशीनरी की ये वैल्यू आ गई। अब चलते हैं हम अपनी डिप्रिसिएशन की तरफ। डिप्रिसिएशन वो कैलकुलेट करते हैं। डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे प्रीवियस है उनके ऊपर हमें 100% मिलेगी। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, लिख भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। और जो एडिशन है उसके ऊपर हमें कितनी मिलनी है, 50% डिप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो पहले चलते हैं जो हमारी, इसको हम हाईलाइट कर लें। तो ये आ गई हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, और इसके ऊपर हमें मिलनी है डिप्रिसिएशन 10%, ये तो पूरी मिलनी है।
ये तमाम एसेट की ये डिप्रिसिएशन आ गई। अब जो नया एसेट मिला है हमें, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितनी मिलनी है? एडिशन इनटू ये इनटू 50% कर लें या डिवाइडेड बाय 2 कर लें, एक ही बात, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, यहाँ हमारे पास जो एडिशन हो रही है वो कौन सी है? 3 लाख की, ये वाली और ये वाली। यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा। यहाँ जो हमें डिप्रिसिएशन मिलनी है पहले ये 20 लाख की, वो तो हमें हाफ मिलनी है, तो हम करेंगे 20 लाख इंटू 15% डिवाइडेड बाय 2। और ये जो दूसरा है, ये जो एडिशन है न्यू वाली, ठीक है, इसको कैसे हमने करना है? इसको हम करेंगे 10 लाख माइनस 2.5 लाख, ठीक है, ये उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आई, ठीक है। इसको मैं पैरेंथेसिस में कर लूँ एक्सेल में, थोड़ी सी चौकी भी मारनी चाहिए कि मुझे एक्सेल भी आता है। तो इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 15% के साथ, और चूंकि एडिशन है तो इसलिए हम इसको हाफ करें, तो ये उसकी डिप्रिसिएशन आएगी। मैं इसका भी कलर चेंज कर दूं ताकि आपको पता चले कि ये इस एसेट की ये है, ये ओल्ड, ये प्रीवियस की है, ठीक है। ये जो है वो ओल्ड की है, जो ओल्ड प्लांट था, और ये न्यू प्लांट वाले की, ठीक है जी। और इसकी तो वही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? तो हमारी टोटल डिप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? टोटल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा? वो आएगा इज इक्वल टू सम, ये हमारा सारा ये आ जाएगा, ठीक है? ये आंसर है जी इस क्वेश्चन का मेरे मुताबिक, ये है जी इसका आंसर। ये मैं इसको जरा थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, तो इसको जरा चेक कर लें, ये टोटल आप बाद में खुद भी चेक कर लीजिएगा कि जो इनिशियल अलाउंस है वो उसका इशू मेरे मुताबिक इसमें है प्लांट एंड मशीनरी में। तो ये हमारे 2 सेक्शन थे जिसका आज मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। और ये मैं आपको साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में कॉपी भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। क्यों जी, जबरदस्त हो गया जी आज का मसला।